Hello everyone, my name is Saurabh Dubey and welcome to this AI focused DSA series. हमने अपने लास्ट वीडियो में DSA क्या होता है और उसका AI सिस्टम में क्या क्या रोल होता है उसके बारे में डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज़ वॉच इट। आज हम हमारे इस वीडियो में DSA का एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको इस टॉपिक के बारे में नहीं पता है अच्छे से, तो आप स्केलेबल सिस्टम को बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो का टॉपिक का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब आपने एक ML मॉडल बनाया है, मान लीजिए कि सेंटिमेंट एनालिसिस मॉडल बनाया है, और जो कि आपका 1000 रिव्यूज़ पर परफेक्टली रन कर रहा है। फिर आपके पास क्लाइंट आता है और वो बोलता है कि अब 1000 रिव्यूज़ के जगह पे 10 मिलियन रिव्यूज़ हो गए हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि क्या होगा? सिस्टम हैंग करेगा, ट्रेनिंग एक्सप्लोड करेगा, या मेमोरी क्रैश होगा? कोड सेम है, मॉडल भी सेम है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ग्रोथ का, अगर आप देख पा रहे हो तो। और इसी ग्रोथ को समझने के लिए ही हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ते हैं। ओके, सो DSA जो है हमारा, वो सिर्फ कोडिंग राउंड इंटरव्यू के लिए ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं होता है। तो वाई वी एज एन AI इंजीनियर्स मस्ट केयर अबाउट दिस DSA? बिकॉज हमारा जब भी हम AI एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें ट्रेनिंग टाइम मैटर करता है, इन्फरेंस लैटेंसी मैटर करती है, GPU का मेमोरी मैटर करती है, स्केलेबिलिटी मैटर करती है। ये सारी चीज़ें बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अच्छा नॉलेज नहीं है, तो आप कभी भी एक स्केलेबल सिस्टम नहीं बना पाओगे। तो वी एज एन AI इंजीनियर, आवर जॉब इज नॉट ओनली टू बिल्ड मशीन लर्निंग मॉडल्स और डीप लर्निंग मॉडल्स, हमें एक स्केलेबल सिस्टम बनाना होता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। बेसिकली दो टाइप के कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं, उनमें से एक है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और दूसरा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें ये बताता है कि अगर आपका इनपुट का साइज अगर n से बढ़ जाएगा, तो आपका आउटपुट मतलब कि वो कोड को रन करने में क्या टाइम में ग्रोथ होगा, क्या टाइम में ग्रोथ होगा, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज मेक नोट कि हम टाइम को जब मेजर करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जब मेजर करते हैं, तो उसमें हम एग्जैक्ट सेकेंड्स या एग्जैक्ट मिनट मेजर नहीं करते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके मशीन का स्पीड क्या है, CPU क्या टाइप का है, आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपने सुना होगा सी लैंग्वेज फास्ट एग्जीक्यूट होता है, पाइथन थोड़ा टाइम लेता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी मैटर करता है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर भी मैटर करता है। तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एग्जैक्ट सेकेंड्स या एग्जैक्ट मिनट्स में मेजर नहीं करते हैं। तो फिर किस में मेजर करते हैं हम मेजर करते हैं नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशंस के ऊपर, ताकि हम ग्रोथ को अंडरस्टैंड कर पाए, ग्रोथ के पैटर्न को अंडरस्टैंड कर पाए। तो वो कौन कौन से बेसिक ऑपरेशंस है? वो हो सकता है आपका एरिथमेटिक हो, असाइनमेंट हो, कंपैरिजन हो, या आपका लूप्स कितने बार आइटरेट कर रहा है, उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। ग्रोथ के पैटर्न को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, राइट? सो अब कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करने के लिए हमारे पास तीन तरीके से हम उसे एनालाइज कर सकते हैं। फर्स्ट है बेस्ट केस, सेकंड है एवरेज केस, और थर्ड है वर्स्ट केस।
इसको एक इजी एग्जांपल के बेस पर हम इसको समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक एरे है और उसमें मल्टीपल नंबर्स है, एन इसका साइज है एन, लेट्स से। अब आपको कोई एक नंबर सर्च करना है, लेट्स से वो नंबर है 3। तो पॉसिबिलिटी है कि ये 3 आपको ये फर्स्ट नंबर पर ही मिल जाए, राइट। तो ये आपका बेस्ट केस हो गया। और इसका नोटेशन, इसको जो हम डिनोट करते हैं वो ओमेगा से डिनोट करते हैं। सेकेंड पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपका कहीं मिडल में आपको कहीं मिल जाए वो नंबर, वो हो गया आपका एवरेज केस, और उसे हम डिनोट करते हैं थीटा से। थर्ड सिनेरियो कुड बी कि आपका वो नंबर, ये जो भी नंबर आप सर्च करें, या तो वो लास्ट में मिले या मिले ही ना, राइट। वो हो गया वर्स्ट केस सिनेरियो। ऑलराइट। सो रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री में हम हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए ही प्रिपेयर करते हैं। तो इसीलिए जब भी आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ते हो, तो वो हमेशा आप बिग ओ के नोटेशन में ही पढ़ते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसी तरीके से आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। ये 3 तरीका है, बट ज़्यादातर इंडस्ट्री में बिग ओ नोटेशन के बेस पर ही आप एनालाइज करते हैं, राइट। सो चलिए आगे और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास टोटल 6 टाइप के कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं जिस तरीके से हम डिस्कस करते हैं। हो सकता है कि वो कांस्टेंट टाइम हो सकता है कि वो लीनियर टाइम में हो, क्वाड्रेटिक में हो, लॉगरिथमिक में हो, एन लॉग एन हो, या एक्सपोनेंशियल हो। इन 6 के अलावा आपके पास और कोई दूसरा तरीका नहीं है आप वो पैटर्न को समझ सकते, तो ये सिर्फ 6 ही है। ओके। सो कुछ एग्जाम्पल के बेस पर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है कांस्टेंट टाइम, जिसका बिग ओ नोटेशन में आप उसको ऑर्डर ऑफ 1 से डिनोट करते हैं। अब मान लीजिए कि आपके पास एक एरे है जिसका साइज लेट्स से अभी 5 है, इसमें 2 3 5 4 ऐसे नंबर्स है, और आपको ये सेकंड नंबर का एलिमेंट निकालना है, सेकंड नंबर का। ओके। अब आपका इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो ऑर्डर ऑफ 1 होगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। कि मान लीजिए कि आपके पास अब इस एरे का साइज आपने और बढ़ा दिया और इसमें कुछ और नंबर भी आपने ऐड कर दिए। मान लीजिए कि 10,000 का साइज कर दिया आपने। तो आपको क्या लगता है कि ये एरे का साइज बढ़ाने के वजह से क्या आपका ये सेकंड नंबर का एलिमेंट निकालने के टाइम में कोई चेंजेस आएंगे? नहीं, राइट। तो ऐसे टाइप के जो कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं टाइम के बेस पर, वो होता है आपका कांस्टेंट टाइम या ऑर्डर ऑफ 1। और ये बहुत ही हाईली स्केलेबल होता है। और अगर आप इस टाइप का कोड लिख पा रहे हैं तो आपका मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा होगा, आपका रिस्पेक्ट ज़्यादा होगा, आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। बट हर केस में ऑर्डर ऑफ 1 का कोड लिख पाना इज़ वेरी चैलेंजिंग एंड नॉट इवन पॉसिबल हर केस में। बट इफ़ यू कैन, देन you are in the top 1% as everyone says. सेकेंड टाइप का कॉम्प्लेक्सिटी है लीनियर टाइम। अब इसमें ये बताता है कि जैसे जैसे अगर आपका इनपुट का साइज बढ़ेगा, उसी बेस पर आपका टाइम भी बढ़ेगा। सेम उसी टाइप का एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास 2 3 4 5 ऐसे एक एरे है, और इसमें आप कोई एक नंबर ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, लीनियर सर्च कर रहे हैं बेसिकली। तो अब आप क्या करोगे, आप हर एक एलिमेंट के पास जाकर चेक करोगे, राइट, कि वो नंबर है कि नहीं। फर्स्ट वाले में मैंने इंडेक्स के बेस पर बता रहा था आपको, ठीक है। सेकंड केस में आपको कोई एक एलिमेंट ढूंढ रहे हो, कोई नंबर ढूंढ रहे हो, राइट। अब आपने इसका साइज बढ़ा दिया, तो ऑब्वियसली है अब आप सब एलिमेंट के पास जाओगे, चेक करोगे, तो आपका टाइम भी बढ़ेगा। तो आप लीनियरली सर्च कर रहे हो, तो इसीलिए ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्सिटी को आप ऑर्डर ऑफ एन
बिग ओ के नोटेशन में आप ऑर्डर ऑफ एन से डिनोट करते हैं, या इसे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। थर्ड है आपका लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक भी हम एक एग्जांपल पे समझते हैं। ये क्या करता है कि आपका इनपुट साइज जैसे जैसे बढ़ेगा, टाइम वो हाफ के प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। हाफ या किसी एक, जैसे कि अगर आपका ये इनपुट साइज है और ये टाइम है, राइट। अगर आपने मान लीजिए कि पहले आपका एरे का साइज 10 था, फिर आपने 100 किया, फिर आपने 1000 किया, मान लीजिए। अगर आप अपने इनपुट के साइज को 10 के साइज में इंक्रीज करो, जस्ट फॉर एन रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। आपका टाइम 10 के लिए मान लीजिए 1 सेकेंड ले रहा था, एग्जैक्ट सेकंड में नहीं मेजर करते, सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो आपका ये जो टाइम है वो एडिशन के बेस पर इंक्रीज करेगा। एक इजी एग्जांपल के बेस पर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि हम सब ने बचपन में या कभी ना कभी तो गेसिंग द नंबर गेम खेला है। अब मान लीजिए कि आपके आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि आपको 0 से 100 के बीच में कोई भी एक नंबर सोचा है उसने, और वो कौन सा नंबर है वो बताना है आपको। तो आप क्या करते थे कि आप पहले बोलते थे 50 है, फिर आपका फ्रेंड आपको बोलेगा कि 50 से बड़ा है। तो आप क्या करते थे कि अपना जो सर्च वाला जो पार्ट था, अब उसको आपने आधा कर दिया ना। अब आप सेकंड नंबर जो गेस करोगे वो 50 से 100 के बीच में करोगे, 50 से नीचे नहीं करोगे, क्योंकि आपके फ्रेंड ने आपको बता दिया है कि वो 50 से बड़ा नंबर है। फिर आपने मान लीजिए 75 बोला, वापस से उसने बोला कि 75 से भी बड़ा उसका नंबर है। तो आपने वापस से अपना हाफ कर दिया सर्च का नंबर, राइट। तो ऐसे टाइप का जो एग्जांपल है वो आपका लॉगरिथमिक वाला है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके। अब आपका एक और टाइप का कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर क्वाड्रेटिक टाइम। अब इसमें अगर, लेट मी इरेज दीज थिंग्स। अगर आपके पास अ, दो एरे हैं, ओके, सो उन दो एरेज में एक ये एरे है, एक दूसरा एरे है, और अब आप क्या कर रहे हैं कि हर एक एलिमेंट को दूसरे एरे के एलिमेंट के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, करेक्ट। ऐसे सेकंड एलिमेंट का भी आप कंपेयर करोगे हर एक एलिमेंट के साथ, राइट। तो ऐसे टाइप के जो कोड होते हैं उनका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो क्वाड्रेटिक होता है या ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होता है। अगर आपको मैं बताऊं कि अगर आपका एरे का साइज मान लीजिए 10,000 है, तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो टाइम है वो 1 करोड़ के बेस पर वो इंक्रीज करेगा। सो इसीलिए जो भी नाइव एआई बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं वो लार्ज डेटा सेट पे कभी भी काम नहीं कर पाते, वो फेल हो जाते हैं। अब हमारा एक और टाइप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है पैटर्न, वो है एन लॉग एन। एन लॉग एन, ये अब थोड़ा सा ये हेवियर होता है लीनियर वाले से, बट ये बेटर देन क्वाड्रेटिक से होता है, ठीक है। और आपने इसका यूज भी किया होगा जाने अनजाने में, जो कि है मर्ज शॉट या क्विक शॉट टाइप के जो एल्गोरिदम्स होते हैं वहाँ पर एन लॉग एन ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। और जो सबसे लास्ट वाला है वो है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल और एन स्क्वायर तो चलो एआई में थोड़ा कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, बट एक्सपोनेंशियल का अगर आप कोड लिखोगे तो फिर वो बहुत ही बेकार कोड है, और आपको एक अच्छा इंजीनियर नहीं माना जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हम थोड़ा विजुअली अगर समझना चाहे, कि अगर मैं एक इसको ग्राफ के बेस पर अगर आपको दिखाना चाहूँ, तो एक्स एक्सिस पर हम अपना इनपुट का साइज रखेंगे, और वाई एक्सिस पर हम क्या रखेंगे, अपना टाइम किस बेस पर ग्रो करेगा वो। ओके। तो इसको मैं एक ग्राफिकल टूल के बेस पर आपको समझाना चाहूँगा। ओके। सो सबसे पहला हमने जो डिस्कस किया था वो था कांस्टेंट वाला, कांस्टेंट वाला। तो एक्स एक्सिस हमारा ऑब्वियसली इनपुट साइज है और वाई एक्सिस पर हमारा टाइम है। तो अब मान लीजिए कि y इज इक्वल टू 5 रखा, तो अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हो
कि आपका इनपुट का साइज पहले 0 था या 5 है। नेगेटिव वाला प्लीज़ इग्नोर करिए। आपका कोई भी एरे का साइज या इनपुट साइज वो नेगेटिव में तो नहीं होगा। 0 होगा, 5 होगा, 10 होगा। आप देखिए टाइम हमेशा आपका सेम है हर बार। यहाँ पर भी 5 सेकेंड ले रहा है। 5 मैंने रैंडम नंबर लिया है। यहाँ पर भी आपका वो सेम टाइम ले रहा है। यहाँ पर भी कितना भी आप एरे का साइज बढ़ा दो या इनपुट साइज बढ़ा दो। ओके। सेकेंड हमने जो डिस्कस किया था वो था लीनियर वाला, जो कि था y इज इक्वल टू एन। एन लिखूंगा तो ग्राफ नहीं बनेगा, इसलिए मैं x यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो बन गया है। ठीक है, y इज इक्वल टू एन ही ले लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर y लिखा था। अगर मैं सिर्फ n लिखता तो नहीं बनता। y इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे जैसे जिस प्रोपोर्शन में आप अपना एरे का साइज बढ़ाओगे, जैसे आपने स्टार्ट में 0 पे 0 ले रहा था, अगर आपने 1 से अगर आपने साइज बढ़ाया तो टाइम भी देखिए आपका 1 के बेस पर ही बढ़ रहा है। अगर आपने 2 किया एरे का साइज तो 2, फॉर एन एग्जांपल 2 सेकेंड्स लग जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक और था जो कि था लॉगरिथमिक, y इज इक्वल टू लॉग एन। राइट, देखिए अब इसमें ये भी बहुत ही अच्छा, अगर इस लॉगरिथमिक अगर आप कोड लिख पा रहे हो तो भी आपको काफ़ी सारे वैल्यू मिलेंगे, काफ़ी पैसे मिलेंगे। आप देखिए कि आपने इनपुट का साइज कितना भी इंक्रीज कर रहे हो, लेकिन टाइम जो है वो बहुत ही कम, बहुत ही स्लो इंक्रीज कर रहा है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छे टाइप का अगर आप कोड लिख पा रहे हैं तो लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ही अच्छा होता है। एक और था हमारा जो था क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के पहले हम एन लॉग एन वाला देख लेते हैं। देखिए ये इस तरीके से बढ़ेगा। ऑलराइट, और हमारा था क्वाड्रेटिक y इज इक्वल टू लॉग, सॉरी, एन स्क्वायर। तो ये देखिए, प्लीज़ नेगेटिव वाले को आप इग्नोर करिए। ठीक है, और एक और है हमारा लास्ट एक्सपोनेंशियल, जो कि इस पे आपको कभी ध्यान नहीं देना है। 2 मैंने सिर्फ एक नंबर लिया है, 2 के जगह पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट एक्सपोनेंट में कोई वेरिएबल होगा। ये इस तरीके से बढ़ रहा है। अगर 1 बाय 1 अगर हम इसको विजुअलाइज करना चाहें वापस से, सबसे बेस्ट होता है कांस्टेंट वाला। फिर है आपका लीनियर वाला। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका इनपुट साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका टाइम भी बढ़ते जाएगा। फिर आपका लॉगरिथमिक बेस्ट है। कांस्टेंट वाला सबसे बेस्ट होता है। प्लीज़ ऐसा मत देखिएगा कि वो तो 5 ऊपर है, वो मैंने 5 की जगह पे अगर मैं कोई और नंबर लूँगा तो वो इससे बेटर परफॉर्म करेगा। फिर एन लॉग एन ऐसा है जो कि लीनियर से थोड़ा सा हेवियर होता है। अभी आप बोलोगे कि वो थोड़ा सा बेटर ही परफॉर्म कर रहा है, बट अगर मैं आपको दिखाऊं आगे चलकर, वो देखिए ऊपर चले जा रहा है, टाइम इसका बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और फिर है हमारा एन स्क्वायर वाला, और लास्ट में है एक्सपोनेंशियल वाला। ठीक है, आप ट्राई करिएगा कि आप इग्नोर करें क्वाड्रेटिक और एक्सपोनेंशियल टाइप का कोड लिखने से। ओके, सो यही मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है इस ग्राफ में, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट अभी ऊपर दिखाया। राइट, अब हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है वो सिर्फ टाइम के बेस पर ही नहीं होता है, स्पेस के ऊपर भी होता है, जहाँ पर मेमोरी भी मैटर करता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी वही 6 टाइप के पैटर्न ही होते हैं। कांस्टेंट, लीनियर, लॉगरिथमिक, एन लॉग एन, क्वाड्रेटिक और एक्सपोनेंशियल वाला, वही 6 टाइप के होते हैं। तो इसमें जैसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में जैसे आपने मान लीजिए कि कोई एक कोड लिखा है फॉर आई इन रेंज ऑफ एन, और यहाँ पर आपने लिख दिया प्रिंट एन। तो यहाँ पर आप कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो वेरिएबल्स का जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया इस कोड के लिए वो आपका ऑर्डर ऑफ 1 हो गया, कांस्टेंट हो गया। राइट, अब आपने मान लीजिए कि आपने कोड में आपने एरे लिखा, एरे मान लीजिए कि आपने एरे यूज़ किया है या लिस्ट यूज़ किया है,
सो फॉर आई इन रेंज ऑफ n, और फिर आपने इस एरे के अंदर आपने क्या किया कि इस i को अपेंड करते जा रहे हैं। तो अब आप खुद ही सोचिए कि इस एरे का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा आपके मेमोरी में उसका साइज उस हिसाब से ही बढ़ेगा, राइट। अगर एरे का साइज मैंने छोटा रखा तो मेमोरी में कम लोड पड़ेगा, एरे का साइज मैंने बढ़ा दिया तो मेमोरी के ऊपर लोड और बढ़ेगा। तो ऐसे टाइप में आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया ऑर्डर ऑफ एन। या आप कभी भी रिकर्सिव कोड लिखोगे, जैसे आपने फैक्टोरियल का एक रिकर्सिव कोड देखा होगा ना, डिफाइन factorial of any number. So if n is less than 1, so आप रिटर्न कर देते हो 1, else आप क्या करते हो कि इसी नंबर का इसी से सॉरी उसी नंबर का उसी से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। और इसी को रिटर्न करते हैं। प्लीज़ अभी उस मेरे हैंड राइटिंग और उस पे मत जाइए, बट आप शायद समझ पा रहे होंगे कि ये ऐसे टाइप में भी रिकर्सिव में भी आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो भी क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एन का होता है। उसी तरीके से आपका लॉग एन लॉग एन स्क्वायर और 2 पावर एन का भी होता है। ऑलराइट, सो इन सारे चीज़ों पे मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक कोड को देखकर हम कैसे समझेंगे, कैसे काउंट करेंगे कि ये ऑर्डर ऑफ वन है कि ऑर्डर ऑफ एन है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर में डिटेल्ड वे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे, कोड को देख के हम कैसे समझेंगे, राइट। सो अभी तक के हमारे डिस्कशन में हमने जो भी समझा है वो क्या क्या समझा हमने हमने समझा कि कॉम्प्लेक्सिटी क्यों मैटर करता है एआई सिस्टम में। हमने डिस्कस किया कि बेस्ट एवरेज और वर्स्ट केस के बारे में, ग्रोथ पैटर्न्स के बारे में हमने डिस्कस किया, और स्केलेबिलिटी ऑब्वियसली मैटर करता है। ये सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कशन किया। सो मेरे पास आपके लिए एक चैलेंज है, जो कि है, मान लीजिए कि इफ़ यू हैव 50,000 रिव्यूज़ एंड इफ़ यू वांट टू लाइक कंपेयर ईच रिव्यूज़ विथ अनदर रिव्यू, हर एक रिव्यू को आप दूसरे रिव्यू से कंपेयर करना चाहते हैं, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। क्या वो ऑर्डर ऑफ एन होगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगा, एन लॉग एन होगा, कांस्टेंट होगा, एक्सपोनेंशियल होगा। आपको क्या लगता है? प्लीज़ कमेंट डाउन योर व्यूज़। एंड if you like this video, so please like and subscribe to my channel and share it with your friends. So हम हमारे next वीडियो में कोड के थ्रू कैसे समझेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा इस कोड का क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, वो डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।